हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर करा रहे हैं जो कि है नवंबर की। और इसमें लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं और आज इसमें लास्ट टॉपिक है एथिक्स का। तो चलिए देखते हैं। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईआर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, भूगोल और आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज एवं भारतीय न्याय, इतिहास, कला एवं संस्कृति, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी से था। तो इसके भी जो टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं लास्ट में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो इस मैगज़ीन का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी, वो है एथिक्स की। तो देखते हैं इसमें क्या है। एथिकल एआई को प्रोत्साहन, नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन एवं नैतिक चिंताएं, जैविक बुद्धिजीवी और पूंजीवादी आधिपत्य, हिरासत में प्रताड़ना तथा संबंधित नैतिक चिंताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक एथिकल एआई को प्रोत्साहन। तो देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में कुछ व्यावसायिक नेतृत्वकर्ताओं ने एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विकसित करने के लिए सरकारों, उद्योग एवं पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञाताओं के बीच सहयोग की अनिवार्यता पर जोर दिया है। तो देखते हैं एआई किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। तो एआई जो है किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा जो नियंत्रित रोबोट है उसके कार्यों को करने की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए मानव बुद्धिमत्ता और विवेक की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसा कोई एआई विकसित नहीं हुआ है जो एक सामान्य मानव द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। कुछ एआई विशिष्ट कार्यों में मनुष्यों की बराबरी कर सकते हैं बस, लेकिन अभी तक जो है समान मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के समान कोई एआई विकसित नहीं हुआ है। इसकी विशेषताएं एवं घटक। तो एआई के जो है ना आदर्श विशेषता, इसकी तर्क संगतता और कार्रवाई करने की जो क्षमता है जिससे किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। एआई का एक उपसमूह मशीन लर्निंग है। ये इसका उपसमूह है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है। इसका स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना कंप्यूटर को डेटा से अधिगम की एक विधि है। इसमें डेटा का विश्लेषण और उससे जो अंतर्दृष्टि जो प्राप्त होती है, मतलब विश्लेषण करने से जो चीज़ें आउटपुट आता है उसके लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। फिर अनुमान लगाने या निर्णय लेने के लिए उन अंतर्दृष्टियों का उपयोग करना शामिल होता है। एग्जाम्पल, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, उसमें एक आप सर्टेन नंबर डालते हो, फिर उसमें आप प्लस या माइनस या जो भी रिक्वायरमेंट है नंबर से करना है अनदर नंबर, और एक आपको आंकड़ा मिल जाता है और वो भी बहुत फास्ट। दूसरा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, तकनीक जो है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस जैसी बड़ी मात्रा में असंरचित जो डेटा के जो अवशोषण के माध्यम से एक स्वचालित अधिगमन को सक्षम बनाती है। जो एनालिटिकल जो थिंग होते हैं वो इमेजेस और वीडियोस और टेक्स्ट वगैरह के साथ किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप अगर किसी ख़ास तरीके का फ़ोन में चीज़ें ढूंढते हो, सर्च करते हो, तो आपका जो मोबाइल है उसी को ही सजेस्ट करता है। सपोज़ आप शॉपिंग के लिए किसी जीन्स या किसी स्पेसिफिक टी शर्ट्स को सर्च कर रहे हो तो वो बार बार वहाँ पे पॉपअप करता रहेगा। या उसी तरीके की वीडियोज़ आपके यूट्यूब या गूगल पे ज़्यादा शो होंगी जिस तरीके के आप सर्च करते हो बार बार, तो उस एल्गोरिदम पे ये काम करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एथिकल एआई। तो एथिकल एआई क्या है कि जिसे नैतिक या जिम्मेदार एआई के रूप में भी जाना जाता है। एआई सिस्टम के विकास और तैनाती को इस तरह से संदर्भित करता है जो नैतिक सिद्धांत, सामाजिक मूल्यों एवं मानव अधिकार के साथ संरेखित हो। यह एआई जो तकनीक है इसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग पर बल देता है ताकि ये जो है सुनिश्चित किया जा सके कि इससे संभावित नुकसान और पूर्वाग्रहों को कम करते हुए व्यक्तियों, समुदायों, समाज को समग्र रूप से लाभ हो सके। एआई के जो प्रमुख पहलू हैं वो क्या हैं। पहला प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता। तो इसमें क्या है कि एआई सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि उसके संचालन तथा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उपयोगिताओं और हितधारकों के लिए समझने एवं समझाने योग्य हो। इससे विश्वास तथा जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
निष्पक्षता और पूर्वाग्रह शमन। नैतिक एआई का उद्देश्य जो है वो नस्ल, लिंग, जातीय, सामाजिक, आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर कुछ व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए जो पूर्वाग्रह को है कम करना है और एआई एल्गोरिदम मॉडल में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। और मुझे यहाँ इससे रिलेटेड एक बात याद आई कि जब हम या मानव द्वारा जो ये रोबोट निर्मित किए जा रहे हैं तो ये किसी भी नस्ल, भेद और लिंग से संबंधित नहीं है। इसे जो भी परचेज़ कर सकता है या जहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है, ये निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा बिना किसी जाति भेदभाव के, नस्ल भेदभाव के, लिंग भेदभाव के। तो अगर ईश्वर ने बनाया है मनुष्य को, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए जो हमने इतनी कैटेगरीज़ बना रखी है। जब मनुष्य ऐसी कोई चीज़ बना रहा है जो मानव के लिए उपयोगी है और उस पे सभी का अधिकार है, वहाँ पे कोई जातीयता नहीं है, तो शायद ईश्वर ने भी इसी तरीके से मानव को भी बनाया होगा कि उनके बीच भी कोई भेदभाव ना हो। लेकिन सोसाइटल में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमने बहुत सारी कैटेगरीज़ बना रखी है, हमने बहुत लंबे टाइम से हमने देखा है, हमारी हिस्ट्री ये बताती है और हम वर्तमान में भी ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जो भी होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए और उसके भले के लिए होना चाहिए। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोपनीयता और डेटा संरक्षण। एथिकल एआई व्यक्तियों की निजता के अधिकार को कायम रखता है तथा व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित एवं उत्तरदायी प्रबंधन का समर्थन करता है। प्रासंगिक जो गोपनीयता कानूनों और विनियमों के साथ सहमति एवं अनुपालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है जवाबदेहिता और जिम्मेदारी। एआई सिस्टम तैनात करने वाले जो डेवलपर्स हैं तथा संगठनों को अपनी एआई प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए जवाबदेह होना चाहिए। त्रुटियों एवं हानिकारक प्रभावों को संबंधित करने तथा सुधार हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। मजबूती और विश्वसनीयता। एआई प्रणाली मजबूत, विश्वसनीय और विभिन्न जो स्थितियों एवं परिस्थितियों में लगातार प्रदर्शन करने वाली होनी चाहिए। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली में हेर फेर या उसे नष्ट करने जैसे प्रतिकूल प्रयासों से निपटने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जो नैतिक चिंताएं हैं वो क्या हैं? तो पहली है बेरोजगारी का खतरा। तो श्रम का पदानुक्रम मुख्य रूप से स्वचालन से संबंधित है। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां ऐसी बुद्धिमान मशीन बना रही हैं जो आमतौर पर कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले जो कार्य करती हैं, कैशियर्स के बदले स्वयं सेवा कियोस्क, फील्ड श्रमिक, इनके बदले इनके बदले फल चुनने वाले रोबोट्स की कौन से ठीक है कौन से ठीक नहीं हैं। इसके अलावा वो दिन दूर नहीं जब अकाउंटेंट, वित्तीय व्यापारी, मध्य स्तर के प्रबंधक जैसे कई डेस्क नौकरियां भी एआई द्वारा ख़त्म कर दी जाएंगी। और चिंताएं क्या हैं कि बढ़ती असमानताएं। तो एआई का उपयोग कर एक कंपनी मानव कार्यबल पर निर्भरता में भारी कटौती कर सकती है और इसका अर्थ है कि राजस्व कम लोगों के पास जाएंगे और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि राजस्व एआई संचालित कंपनियों के जो स्वामित्व तक ही सीमित हो जाएगी। और इसके अलावा एआई डिजिटल बहिष्करण को जटिल बना सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि निवेश उन देशों में हस्तांतरित होने की संभावना है जहां एआई से संबंधित कार्य पहले से ही स्थापित हैं, जिससे देशों के बीच अंतर बढ़ जाएगा कि कोई हाईली टेक्नोलॉजी है, कोई कम टेक्नोलॉजी वाला है। तकनीकी लत जो है मानव निर्भरता की नई सीमा है। ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एआई मानव ध्यान को निर्देशित करने और कुछ कार्यों को ट्रिगर करने में पहले से ही प्रभावी है। इसका सही तरीके से उपयोग समाज के लिए अधिक लाभकारी और प्रेरित करने के अवसर के रूप में हो सकता है। नहीं तो हालांकि गलत हाथों में जाने से ये हानिकारक साबित भी हो सकता है। नेक्स्ट है भेदभाव करने वाले रोबोट। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एआई सिस्टम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं जो पक्षपातपूर्ण और निर्णयात्मक हो सकते हैं। तो ये बनाने पर निर्भर कर सकता है, ये भी एक पॉइंट उभर के आ सकता है। ये विभिन्न वर्ण के लोगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए एआई फेशियल रिकग्निशन व निगरानी तकनीक को उत्पन्न कर सकता है। तो ये चांसेस हैं। एआई का मानव के खिलाफ होना। क्या होगा अगर एआई मानव के खिलाफ हो जाए? एक एआई प्रणाली की कल्पना कीजिए जिसे विश्व में कैंसर को ख़त्म करने के लिए कहा जाता है, या फिर बहुत सारे
जो गणनाओं के बाद ये एक ऐसे फॉर्मूले की खोज कर ले जो वास्तव में पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के कैंसर का इलाज कर सके, किंतु सभी मनुष्यों को ख़त्म करके। ये थॉर के क्या कहते हैं, आपको एवेंजर्स के थाइनोस के जैसा साउंड कर रहा है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता के लिए वैश्विक मानक क्या है। तो वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो मूल रूप से लोगों को एआई विकसित करने वाले व्यवसायों तथा सरकारों के बीच शक्ति संतुलन को हस्तांतरित करना था। ये याद रखिएगा, शक्ति संतुलन को हस्तांतरित करना था। यूनेस्को के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं कि एआई डिज़ाइन करने वाली जो टीमों में महिलाएं, अल्पसंख्यक समूह का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर रख पाएँ। यह सिफारिश डेटा के उचित प्रबंधन, गोपनीयता, सूचना तक जो पहुँच है उसके महत्व को भी रेखांकित करती है। ये सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि संवेदनशील डेटा के प्रसंस्करण हेतु उचित सुरक्षा उपाय, प्रभावी जवाबदेहिता और निवारण तंत्र प्रदान किए जाएं। तो इससे जुड़ी हमारे आगे की राह क्या होगी। तो एआई मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उनकी जो कार्य प्रणाली और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट समझ विकसित कर सके, कि उनके समझ में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और वो उस चीज़ का गलत एल्गोरिदम या गलत निर्णय ना निकालें। एआई मॉडल को डेटा गोपनीयता पर विशेष ध्यान देने के साथ विकसित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों की संवेदनशील सूचना को सुरक्षित किया जा सके। सरकारी स्तर पर उत्पन्न सोच, जारी चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मनमाने कानून के बजाय उद्योग तथा हितधारकों के सहयोग से विकसित प्रशासनिक मापदंडों को अपनाना आवश्यक है। एआई सिस्टम में मूलभूत मॉडल और डेटा उपयोग के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है और एआई और जनरेटिव एआई को विभिन्न भाषाओं क्षेत्रों में सुलभ होते हुए विभिन्न आबादी तक पहुंचाना चाहिए। तो इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दिन से लगातार सालों से मुझे लगता है 4-5 साल हो गए इस चीज़ को लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो है चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग यानी बिना जो अलग नहीं किया जा सकता वैसा पार्ट बनने में पहल की है। इस कथन की विवेचना कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन एवं नैतिक चिंताएं। तो ये चर्चा में क्यों है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की बायोएथिक्स यूनिट ने एक नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन के नैतिक पहलुओं को संबोधित करते हुए एक सर्वसम्मति नीति व्यक्त की है, मसौदा तैयार किया है जो भारत में इसके संभावित कार्यान्वयन यानी जो ये काम करेगा के लिए के द्वार खोलेगा। तो आइए देखते हैं कि मानव संक्रमण अध्ययन से संबंधित जो नैतिक चिंताएं हैं वो क्या हैं। तो ये कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ एक शोध मॉडल है जो जानबूझकर स्वास्थ्य स्वयं सेवाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में रोगजनकों के संपर्क में लाता है, यानी कि पहले बीमार करता है, रोगों के बीच में लाता है। इसका उपयोग विभिन्न देशों में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके लाभ क्या हैं। तो ICMR के अनुसार जो ये स्टडी है इसमें चिकित्सा अनुसंधान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हैं प्रदान करता है। इसकी क्षमता है, देखते हैं कैसे कैसे। त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप, इसमें क्या होता है कि शोधकर्ताओं को रोग के प्रगति का तीव्रता से अध्ययन करने की अनुमति दे करके ये स्टडी नए उपचार और टीकों के विकास में तेज़ी ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लागत प्रभावी और कुशल परिणाम। तो इस स्टडी के द्वारा बड़े नैदानिक परीक्षणों की तुलना में छोटे नमूना आकार की आवश्यकता होती है, जिससे यह अधिक लागत प्रभावी अनुसंधान मॉडल बन सकता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में योगदान। तो इस स्टडी के माध्यम से निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं, स्वास्थ्य देखभाल के निर्णय और नीति विकास को सूचित कर सकता है। सामुदायिक सशक्तिकरण। तो कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी अनुसंधान में समुदायों को शामिल करने से उन्हें अपने स्वास्थ्य के अधिकार के साथ स्वास्थ्य देखभाल पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। इससे जुड़ी जो नैतिक चिंताएं वो क्या है, तो जानबूझकर नुकसान और जो प्रभावियों की सुरक्षा है वो, प्रतिभागियों की जो सुरक्षा है वो, स्वास्थ्य सेवकों को रोगजनकों के संपर्क में लाने से प्रतिभागियों को संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। प्रोत्साहन और मुआवजा। इस स्टडी में प्रतिभागियों के लिए उचित मुआवजा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहुत अधिक मुआवजे की पेशकश लोगों को अनुचित रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो संभावित रूप से सूचित सहमति से समझौता कर सकते हैं। इसके विपरीत अपर्याप्त मुआवजे देने से कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण हो सकता है। तीसरा पक्ष है कि जोखिम। अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों के अतिरिक्त तीसरे पक्ष में रोग संचरण का जोखिम चिंता का विषय है। न्याय एवं निष्पक्षता। एक चिंता का विषय ये भी है कि इस स्टडी में कम आयु वाले या हाशिए पर स्थित समुदाय के प्रतिभागियों को असमान रूप से शामिल किया जा सकता है, जो कमज़ोर वर्ग है। तो इससे जुड़े जो आगे की राह है वो क्या है, नैतिक विचार। इसका पहला कदम इस स्टडी में प्रोटोकॉल का गहन मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र नैतिक समिति की स्थापना करना। इस समिति में चिकित्सा नैतिकता, संक्रामक रोगों तथा कानूनी प्रतिनिधियों सहित प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा और अधिकार संरक्षित रहें। दूसरा है सूचित सहमति और वापसी। इस स्टडी में भाग लेने वाले जो स्वयं सेवकों को इसके जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। जोखिम निम्नीकरण और चिकित्सा सहायता। प्रतिभागियों के लिए जोखिम को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। इस परीक्षण के दौरान करीबी चिकित्सा निगरानी तथा यदि कोई प्रतिभागी बीमार हो जाता है तो उचित चिकित्सा देखभाल और उपचार तक पहुंच शामिल करना चाहिए। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में ऐसा था कि जो आपका कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी है, इसके अंतर्गत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसके इलाज के लिए स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिसके लिए कुछ लोगों को उस बीमारी के अंदर रखा जाएगा और फिर उसकी स्टडी की जाएगी ताकि किस तरीके से उस बीमारी को कम किया जाए या अन्य कैसे उपाय उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो उससे जुड़े जो प्रतिभागी हैं, स्वयंसेवक हैं, उनसे संबंधित जो भी जोखिम हो सकते हैं ये उनसे रिलेटेड था। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो क्या है, तो भारत में चिकित्सा क्षेत्र में नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है एवं इससे जुड़ी नैतिक चिंताओं पर टिप्पणी कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जैविक बुद्धिजीवियों और पूंजीवादी आधिपत्य। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि पूंजीवादी आधिपत्य का विरोध करने वाले जैविक बुद्धिजीवियों के एक शक्तिशाली समूह के उदय ने सामाजिक और आर्थिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्रामेशी ने एक प्रिजन नोटबुक में जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा पेश की, जिसमें इनके अमल के दर्शन को समझने में इनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ग्रैम्शी ने पूंजीवादी जो समाज में वर्ग शक्ति, विचारधारा, जैविक बुद्धिजीवियों, आधिपत्य और राज्य के बीच जटिल संबंधों पर बल दिया है। ओके, सारी चीज़ें प्रिजन नोटबुक में है। तो ग्रैम्शी का अमल का दर्शन क्या है, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस क्या है, तो ग्रामशी का अमल का दर्शन मार्क्स के पुनर्निरूपण का एक तरीका है जो ऐतिहासिक परिवर्तन लाने में संस्कृति, विचारों, लोगों के निर्णयों के महत्व पर केंद्रित है। आर्थिक कारकों को इतिहास के एकमात्र प्रेरक शक्ति के रूप में देखने के बजाय ग्रामशी का मानना है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय अपने भाग्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारी कर सकता है। ग्रामशी के अनुसार
आधुनिक पूंजीवादी समाजों में अलग अलग रुचियों और जागरूकता के स्तर वाले भिन्न भिन्न सामाजिक समूह होते हैं। प्रभुत्वशाली वर्ग न केवल आर्थिक माध्यमों से बल्कि संस्कृति और नैतिकता को प्रभावित करते हुए सत्ता पर अधिकार करता है। तो यहाँ ग्रामशी का जो प्रैक्सिस दर्शन है यह समझने का प्रयास करता है कि शासक वर्ग संस्कृति तथा नैतिक नेतृत्व के माध्यम से निम्न वर्गों पर अपना नियंत्रण कैसे बनाए रखता है। इसका उद्देश्य जो है यह समझना भी है कि कैसे प्रमुख वर्ग अधीनस्थ वर्गों पर अपना आधिपत्य या सांस्कृतिक या नैतिक नेतृत्व बनाए रखता है। इसके साथ ही कैसे अधीनस्थ वर्ग एक प्रति आधिपत्य विकसित कर सकता है जो वर्तमान व्यवस्था को चुनौती दे सके। यानी कि जो उच्च कुल या उच्च वर्ग है वो निम्न स्तर के लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं किस तरीके से, या निम्न स्तर के जो लोग हैं वो अपने आप को कैसे विकसित कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में चुनौती दे सकते हैं उनको। जैविक बुद्धिजीवी, तो ग्रामशी के अनुसार जो बुद्धिजीवी उन लोगों की एक अलग श्रेणी नहीं है जिनके पास बुद्धि की एक विशेष गुणवत्ता या शिक्षा का उच्च स्तर है, बल्कि बुद्धिजीवी की पहचान समाज में उनके कार्य भूमिका से होती है। ग्रामशी ने दो प्रकार के बुद्धिजीवियों के मध्य अंतर किया है, एक है पारंपरिक और जैविक। पारंपरिक जो बुद्धिजीवी हैं वे हैं जो किसी वर्ग सामाजिक समूह से स्वतंत्र और स्वायत्त होने का दावा करते हैं। वे स्वयं को सार्वभौमिक मूल्यों और ज्ञान के वाहक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे पुजारी, शिक्षक, कलाकार, वैज्ञानिक, ये सब। हालांकि ग्रामशी ने तर्क दिया है कि पारंपरिक बुद्धिजीवी है वास्तव में प्रमुख वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही इनके वैश्विक दृष्टिकोण तथा मूल्यों को वैध बनाकर इनके हितों की रक्षा करते हैं। और जैविक बुद्धिजीवी वे होते हैं जो एक विशिष्ट वर्ग या समाज समूह के भीतर से उभरते हैं और उनके हितों और आकांक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, यानी ये संघर्ष करने वाला ग्रुप होता है। ग्रामशी के तर्क दिया है कि प्रत्येक वर्ग सामाजिक समूह अपने स्वयं के जैविक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व का निर्णय करता है, लेकिन इनमें से सभी समान रूप से विकसित या प्रभावी नहीं हैं। वे पूंजीवादी आधिपत्य को चुनौती देने और एक प्रति आधिपत्य गुट के निर्माण में जैविक बुद्धिजीवियों की भूमिका पर विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है कि जैविक बुद्धिजीवी पूंजीवादी आधिपत्य को कैसे चुनौती देते हैं, कैसे दे सकते हैं। ये जो उभर के सामने आते हैं उनके बारे में, जैविक बुद्धिजीवियों के बारे में। तो पूंजीवादी आधिपत्य सहमति अनुनयन पर आधारित है, ना कि दबाव और हिंसा पर। प्रभुत्वशाली वर्ग शिक्षा, मीडिया, धर्म, सांस्कृतिक सहित विभिन्न संस्थाओं तथा प्रथाओं का उपयोग करके अपनी विचारधारा एवं मूल्यों को वैश्विक दृष्टि में शामिल करता है। हालांकि जो आधिपत्य कभी भी पूर्ण या स्थिर नहीं होता, इसका हमेशा चेतना और संस्कृति के वैकल्पिक रूप द्वारा विरोध प्रतिरोध किया जाता है, जो उत्पीड़ित वर्गों एवं समूहों की जागरूकता तथा मांगों को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जैविक बुद्धिजीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चेतना एवं संस्कृति के वैकल्पिक रूप को सुसंगत और व्यापक वैश्विक दृष्टि में व्याप्त करने में सहायता करते हैं, जो प्रमुख वर्गों को चुनौती देता है। वे समान हितों, लक्ष्यों को साझा करने वाले विभिन्न वर्गों और समूहों को ऐतिहासिक ब्लॉक में जोड़ने में भी सहायता करते हैं, जो ऐतिहासिक परिवर्तन के सामूहिक एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैविक बुद्धिजीवी अपने विचारों को जनता पर नहीं थोपते हैं, बल्कि उनके साथ संवाद प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो हैं, ग्रामशी के जैविक बुद्धिजीवी की परिभाषा का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा सामाजिक दृष्टिकोण को दिशा देने में जैविक बुद्धिजीवी की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हिरासत में प्रताड़ना तथा संबंधित नैतिक चिंताएं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2006 में एक 26 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में प्रताड़ना के कारण मौत के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के 5 पुलिसकर्मियों को दोषसिद्ध तथा 10 साल की सज़ा वर्ष 2019 में दी गई थी, जो अभी तक बरकरार है। तो हिरासत में प्रताड़ना, तो इसमें क्या होता है कि हिरासत में प्रताड़ित करने का मतलब ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचाना जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हिरासत में है। ये मानव अधिकारों और गरिमा का भी उल्लंघन है तथा समानता हिरासत में मौतें तब होती हैं जब किसी व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया
किया जाता है। हिरासत में मौत के प्रकार क्या हैं? तो एक तो है कि पुलिस हिरासत में मौत, ये अत्यधिक बल प्रयोग, प्रताड़ना, चिकित्सा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप होता है। दूसरा है न्यायिक हिरासत में मौत, ये पुलिस हिरासत में, ये है न्यायिक हिरासत में। तो यह भीड़ भाड़, खराब स्वच्छता स्थिति, चिकित्सा सुविधाओं में कमी, जेल कैद में हिंसा अथवा आत्महत्या के कारण हो सकती है। तीसरा है सेना या अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत। तो ये प्रताड़ना न्यायोत्तर हत्याओं, मुठभेड़ों या गोलीबारी की घटनाओं के माध्यम से हो सकती है। हिरासत में यातना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारत के संविधान के आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना, अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा सज़ा से मुक्त होने पर अधिकार शामिल है। आर्टिकल जो 20A सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधियों का अतिक्रमण नहीं किया है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही देने के हेतु विवश नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही उपयोगी नियम है, क्योंकि यह अभियुक्ताओं के कबूलनामे, जब उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर या प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए रोक लगाया जाता है, मतलब वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 1948 में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और जबरन गायब करने से बचाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्ट 1945 यह स्पष्ट रूप से कैदियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करने का आह्वान करती है। नेल्सन मंडेला नियमों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में कैदियों से सम्मान के साथ व्यवहार करने और यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करने हेतु अपनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा हिरासत में यातना के विरुद्ध नैतिक तर्क क्या है? तो इसमें क्या है कि मानव अधिकारों को गरिमा का उल्लंघन करना, प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा होती है और इसके साथ सम्मान एवं निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा है कानून के शासन को नज़रअंदाज या कमज़ोर करना। तो हिरासत में हिंसा कानून के शासन और उचित प्रक्रियाओं के सिद्धांतों को कमज़ोर करती है। तीसरा है दोषी ठहराना। तो इसमें है कि हिरासत में यातना दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत को कमज़ोर करती है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले व्यक्तियों को यातना देना निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के उनके अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा के विरुद्ध। पुलिस अधिकारियों और प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान सहित उच्च नैतिक मानकों का पालन। हिरासत में हिंसा इन नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और पूरे व्यवसाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है। नेक्स्ट है कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों से विश्वासघात। कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों और प्राधिकारियों की उनकी हिरासत में रहने वाले लोगों के कल्याण, अधिकारों की रक्षा करने की कानूनी तथा नैतिक जिम्मेदारी है। हिंसा तथा दुर्व्यवहार में संलग्न होना इनकी जिम्मेदारी के साथ विश्वासघात और उनकी भूमिकाओं में निहित नैतिक दायित्वों के उल्लंघन को दर्शाता है। आगे की राह क्या है इससे संबंधित? तो कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने में व्यापक रूप से कानून बनाना शामिल है, जो स्पष्ट रूप से हिरासत में यातना को अपराध घोषित करता है तथा त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करता है। ये उपाय हिरासत में यातना से निपटने के लिए उठाए जा सकते हैं। पुलिस अधिकारों को पुलिस सुधारों ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो व्यावसायिकता बनाए रखने के साथ साथ सहानुभूति पैदा करने के अतिरिक्त मानवाधिकारों की सुरक्षा पर बल देते हैं। नागरिक समाज और मानवाधिकार जो संगठनों को पीड़ितों की वकालत करनी चाहिए तथा साथ ही त्वरित कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके निवारण और न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। तो इससे संबंधित हमारा संभावित प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC सबसे प्रभावित तभी हो सकता है जब उनके कार्यों में स्वायत्तता के साथ प्रशासन के अन्य तंत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन दिया जाता है। इस कथन के आलोक में भारत में हिरासत में यातना के बढ़ते मामलों तथा इसे रोकने में NHRC की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो ये था एथिक्स से संबंधित सारे टॉपिक, और इसके बाद ये
आर्टिकल समाप्त हो जाता है और इसी के साथ ये पूरी मैगज़ीन ख़त्म हो जाती है नवंबर की दृष्टि की। तो थैंक यू सो मच।